नमस्कार, मैं भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी से एक बार फिर नई स्टोरी लेकर आया हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मामला भोपाल से जुड़ा हुआ है, जहाँ क्राइम ब्रांच की टीम 10 साल पहले 3 अगस्त की दोपहर को मोहसिन नाम के एक युवक को गिरफ्तार करती है। आरोप रहता है कि उसने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाती है। कहीं भी जब परिजन उसे तलाशते हैं और पता लगता है कि मोहसिन को पुलिस पकड़ कर ले गई है। जब मोहसिन के परिजन पुलिस के पास जाते हैं और गुहार लगाते हैं कि आखिर मोहसिन का दोष क्या है, तो इसमें बताया जाता है कि उसने चेन चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन यह आरोपों तक सीमित थी। इसके बदले में परिजन आरोप लगाते हैं कि जब वह उनके पास गए, पुलिस से बात की, तो उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड की, जो कि पूरा परिवार एक गरीब तबके और आर्थिक रूप से कमजोर था, ऐसे में पैसे देने में सक्षम नहीं था। वहीं परिजनों का यह भी कहना है कि ऐसी किसी भी वारदात को मोहसिन अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि वह घर से ज़्यादा बाहर ही नहीं निकलता था। लेकिन पुलिस जब उनके पास पैसे नहीं पहुंचते तो लूट की वारदात का एक मामला दर्ज करती है और मोहसिन को जेल तक भेज देती है। जेल भेजने के बाद लगातार वह क्राइम ब्रांच के पास, उसके बाद भोपाल के टीटी नगर और टीटी नगर से न्यायालय के माध्यम से जेल तक पहुंचता है। बाद में 23 जून 2015 को उसकी ग्वालियर में मौत हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ग्वालियर तक मोहसिन कैसे पहुंचा, तो हम यह पूरा आपको विस्तार से बताते हैं कि मोहसिन पर जब लूट की वारदात को अंजाम देने के तहत पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसके साथ जमकर मारपीट होती है। मोहसिन खुद जिंदा रहते हुए अपने परिजनों को बताता है कि उसे हेलमेट पहनाकर करंट लगाया गया, उसे काफ़ी देर तक बांधे रखा गया और चारों तरफ से उस पर लठ बरसाए गए। जब वह अदालत के सामने प्रस्तुत होता है तो उसे यह धमकी दी जाती है कि यदि वह न्यायालय के सामने कुछ भी बोलेगा तो उसके खिलाफ और भी ज़्यादा मारपीट की जाएगी। यहाँ तक अपनी जगह मामला था। ऐसे में वह जेल जाने के लिए अपनी स्वीकृति दे देता है और अदालत के सामने मुंह नहीं खोलता। मोहसिन को जेल भेजा जाता है, जहां वह अपने साथ हुई मारपीट को लेकर काफ़ी परेशान रहता है। यहाँ जब मोहसिन की मां सीमा रईस खान जेल में उससे मिलने जाती है, तो उसको 2 कैदी जो जेल के ही अंदर रहते हैं वह कंधे पर उठाकर लाते हैं, क्योंकि उसके साथ इतनी पिटाई होती है कि उससे चलते भी नहीं बनता। मोहसिन मां को बताता है कि उसके साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने बहुत ज़्यादा मारपीट की थी, लेकिन वह अदालत के सामने इसलिए नहीं बोला क्योंकि पीआर लेने की बात कही जा रही थी और बाद में हो सकता और मारपीट की जाती। यहाँ तक बात अपनी जगह थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के अलावा जब वह जेल में जाता है तो वहाँ जेल में जो जेलर होते हैं आलोक वाजपेयी, उनके द्वारा भी जमकर मारपीट की जाती है। हम बताते हैं कि आलोक वाजपेयी वही जेलर हैं जो अभी राजगढ़ में पदस्थ हैं और राजगढ़ की जेल संभाल रहे हैं। यहाँ फिर से बताना होगा कि जब मारपीट से वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो कहीं ना कहीं यह दिखाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वह बेहोश रहता है और किसी तरह से बोलना चालना कुछ भी बंद कर देता है, तो जेल पर किसी तरह के आरोप ना लगें, इसके लिए आनन फानन में 3 पुलिसकर्मियों को भेजते हुए उसे ग्वालियर मानसिक रोग के अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। इसका कारण यह रहता है कि उसे मानसिक रोगी बताते हुए मृतक सिद्ध कर दिया जाए, लेकिन यहाँ जैसे ही उसे ले जाया जाता है तो ग्वालियर जो मानसिक रोगियों का अस्पताल है वहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। यह जानकारी जब परिजनों के पास पहुँचती है तो निश्चित रूप से सभी दंग रह जाते हैं और ग्वालियर पहुँचते हैं तो वहाँ किसी तरह से कोई नहीं मिलता। सभी जो परिजन हैं और उनके तमाम रिश्तेदार मृतक मोहसिन का जो शव है वह भोपाल लेकर आते हैं। काफ़ी यहाँ वहाँ शिकायत की जाती है, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं मिलता। ऐसे में मोहसिन की माँ एक
प्राइवेट कंप्लेन दायर करती है, जिसमें वकील होते हैं भोपाल के यावर खान। वह इस केस को लड़ते हैं। इसमें कुल 14 लोगों की गवाही होती है। खास बात यह है, इन 14 लोगों में 11 लोग वह हैं जो शासकीय सेवा में रहते हैं और कुछ लोग वह हैं जो मोहसिन जब जेल में रहता है उस समय उसके साथ जेल के उसी वार्ड में होते हैं जहां जेल में भी उसके साथ मारपीट की जाती है। बयानों के बाद 2022 में न्यायालय से एक आदेश जारी होता है। 2015 में एक प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में दर्ज की गई थी, प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। मोहसिन नाम का एक लड़का था जिसकी जुडिशरी कस्टडी में न्यायिक अभिरक्षा में उसकी मृत्यु हुई थी, जिसमें लंबी जांच चली। विपेंद्र यादव न्यायाधीश महोदय ने इसकी जांच की थी और जांच के उपरांत इसमें ये चीज सिद्ध हो गई थी पहले कि इस मामले में जो इसकी मौत हुई है वो न्यायिक अभिरक्षा में हुई है, जिसमें कोर्ट ने पहले भी इसमें 6 से 8 लोगों को दोषी पाया था, जिसमें थाना प्रभारी एक मनीष राज भदौरिया हैं, डीएल यादव साहब हैं, एहसान मुरली चिरंजी लाल और एक डॉक्टर आर एन साहू, आलोक वाजपेयी, और इन लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया था। इसके बाद जब कोर्ट ने पहली बार इसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट से जब इसमें परिवाद दर्ज हुआ था तो ये लोग रिवीजन में गए और उसके बाद इसी प्रकार से 3 लोग अलग अलग समय पे इसमें रिवीजन में जाते रहे और रिवीजन में ये ऑर्डर हुए थे कि कोर्ट इसमें स्पीकिंग ऑर्डर पास करे, लेकिन इसमें है बहुत ही विस्तृत ऑर्डर पास हुए हैं, बहुत लंबा चौड़ा और पूरा स्पीकिंग ऑर्डर पास हुआ है। और कोर्ट न्यायालय ने इसमें यह भी कहा है कि जो साक्ष्य हैं वो स्पष्ट साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गए, अन्य साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं है। आगे 302 में मामला दर्ज हुआ है, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। क्राइम ब्रांच के जो टीआई हैं मनीष राज भदौरिया, जो कि वर्तमान में अभी भोपाल के ही एक थाने में पदस्थ हैं। जेलर आलोक वाजपेयी, जो कि राजगढ़ में जेलर के अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा तत्कालीन मानसिक रोग प्रमुख हमीदिया अस्पताल में अभी भी हैं RN साहू डॉक्टर। इन 3 के अलावा 2 ASI और एक SI सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ यह पूरा प्रकरण चलता है और न्यायालय इनके खिलाफ 2022 में हत्या और हत्या का षड्यंत्र रचने के अलावा हत्या से जुड़े हुए साक्ष्य छुपाने के तहत मामला दर्ज कर लेता है। न्यायालय के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ एक निर्णय पारित होता है बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए इस तरह का भी आदेश जारी होता है, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से बचे रहें इसके बाद वह उच्च अदालत में अपनी गुहार लगाते हैं एक के बाद एक। लेकिन हाल ही में न्यायालय ने भी यह बात मान ली है कि कहीं न कहीं जितने भी आरोपी निचली अदालतों से बनाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के मामलों में कहीं न कहीं जो पीड़ित पक्ष होता है उसके साथ अन्याय ही कहा जाएगा और जिन्हें शासकीय सेवक के रूप में जाना जाता है उनकी छवि खराब ना हो, ऐसे में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है। न्यायालय आदेश देता है कि जो धाराएं निचली अदालतों से लगी हैं उन्हें बरकरार रखा जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। यह आदेश जारी होने के बाद भी अभी भी जितने भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं वह अलग अलग जगह पदस्थ हैं और उनकी गिरफ्तारी अभी भी नहीं हो पा रही है। यहाँ कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें पुलिस ने अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया या फिर जेल प्रबंधन ने कहीं ना कहीं अदालत को एक नई कहानी दिखाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मोहसिन है वह मानसिक रोगी था और कहीं ना कहीं उसकी मौत इसी कारण हुई। फिर सवाल उठता है कि यदि मोहसिन मानसिक रोगी था तो वह लूट की वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है, और यदि लूट की वारदात को अंजाम दिया है तो वह अदालत से लेकर जेल तक जाने के बीच कैसे मानसिक रोगी हो सकता है। यह ऐसे सवाल थे जिस पर अदालत ने एक लंबा विचार किया और जिन भी साक्ष्यों और गवाहों के बयान सुने या सबूत देखे उसके आधार पर यह बड़ा निर्णय दिया गया था और अब आरोपियों के गिरफ्तारी जो वारंट हैं वह भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी इनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर, राजगढ़।